30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और न्यूज़ आप तक अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनावों को जैसे जैसे ज़मीनी स्तर पर जाकर न्यूज़ आप तक की हमारी टीम कवर कर रही है, हमने एक निष्कर्ष ये निकाला है कि यहाँ पे धर्म जात की राजनीति नहीं होती, सीधा विकास और सशक्तिकरण की राजनीति होती है। और ये लोकल लेवल की जो सशक्तिकरण की बात होती है, ये अक्सर खास तौर पर आगामी चुनावों के जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर वक्ता है। ऐसे में आज मेरे साथ वीके अब्दुल अजीज जी मौजूद हैं, जो कि अपने ही चुनाव चिन्ह के साथ एज ए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इस आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों में। तो हमारे साथ अजीज जी मौजूद है। मैं खुल के इनसे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि बतौर निर्दलीय उम्मीदवार क्या ये निष्कर्ष निकालते हैं और क्या सोचते हैं आने वाले चुनावों को लेकर, और एक अप्रोच एक निर्दलीय उम्मीदवार की क्या है। तो अजीज जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। आपने यही अपने मैनिफेस्टो को दिखाया था, निर्दलीय उम्मीदवार। क्या जरूरत पड़ गई सर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावों में खड़े होने की, जब कांग्रेस बीजेपी के अलावा तो अंडमान की और जनता को कोई और ऑप्शन या फिर और कोई ऐसे समाधान दिख ही नहीं रहा है। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कैसे आप चुनावों में प्रभाव डालेंगे और क्या रहा आपका अप्रोच एज ए निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होने का चुनावों में सर? सबसे पहले तो न्यूज़ आप तो को धन्यवाद, जो आज मेरा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो है आज हम ये कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आज बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, जैसा आपका सवाल आया कांग्रेस और बीजेपी, हम लोग जब से वो संभाला तब से मैं सुन रहा हूँ कि कभी कांग्रेस का सरकार रहा, कभी बीजेपी का सरकार रहा, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आज हमारे युवा रोड में भटक रहा है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि दो नेशनल पार्टी जो आज तक सीट में बैठकर अपना काम को सही तरीक़े से नहीं किया, उसका वजह से आज हमें निर्दलीय उम्मीदवार बनना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि 100% हमारे बच्चों को नौकरी दिया जाए। जहाँ कि आप अभी हाल ही में देखा होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर में नर्सिंग ऑफिसर का 105 पोस्ट में 60 से 70 बच्चे जो है मेलेंडर्स आए हुए। इसको रोकने का काम किसका है? इसको रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारा बड़ा मंदिर जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट दिल्ली में है, उधर जा करके हम लोगों को ये बात को रख करके आवाज़ उठा करके हम लोग जो है तरीक़ा से इसको जो है ये पास करना चाहिए। लेकिन आज ये मिनिस्ट्री का बात है, आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, हम बोल रहे हैं कि होगा। जैसा लद्दाख में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, 100% नौकरी जो है वहाँ के बच्चों को दिया जाए। क्यों अंडमान में नहीं हो सकता है? हमारा घोषणा पत्र में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 100% रोजगार जो है हमारे बच्चों को दिया जाए। नंबर 2, हमारे यहाँ के द्वीपों के पर्यटन जो चल रहा है उसके ऊपर में बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलते वक्त भी ये हमारे बच्चों को जो है एक ज़रूरतमंद का पेमेंट जो है इसमें मिलता है। पर्यटन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके माध्यम से, फिर वो तो आप सरकार के तौर तरीकों से कह रहे हैं, प्राइवेट तौर तरीकों से, क्योंकि टूरिज्म तो कहीं ना कहीं सेमी प्राइवेट मैं कहूँगा वो इंडस्ट्री है, तो उसमें किस कदर आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी सर? नहीं, सभी प्राइवेट तभी होगा जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देगा। तो अभी आज नहीं, आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से टूरिज्म में कोई तरह का बढ़ावा नहीं है। जो समुंदर है उसी का साइड में जाना पड़ता है और उसमें भी मगरमच्छ है। आज हमारे आपको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, 2019 में डाइवर्शन कन्वर्शन बंद हुआ है। आज अगर एक मिनी वाटर स्पोर्ट्स भी अगर खोलना है तो ज़मीन कॉमर्शियल नहीं हो रहा है।
लाइन डाइवर्शन नहीं है, कन्वर्शन नहीं है, दोनों नहीं है, सब कुछ बंद करके रखा हुआ 2019 से। इसके ऊपर में दोनों पार्टियां आवाज़ नहीं उठा रही है। आज आपके मीडिया के माध्यम से आपने हाल ही में हमारा रिपोर्ट भी लिया था सिप्पी घाट जंक्शन में, इसको लेकर के हम जो है चक्का जाम किया था हमारे लोगों ने, देबू दादा है, हमारा अमलन भाई है, और जितने भी बच्चे लोग हैं सब मिलकर के अंडमान का जो ये बहुत बड़ा एक समस्या है, इसके ऊपर में हम लोग चक्का जाम किया था। और स्ट्राइक करने के बाद हम लोगों को डीसी साहब बुला करके एसडीएम साहब से बात करवाया, और हम लोगों को 1.5 से 2 महीने के अंदर में इलेक्शन के बाद जो है डाइवर्शन कन्वर्शन खुलेगा करके एक हम लोग को आश्वासन मिला है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, 5 साल से जब बंद है तो इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई पार्टी वाले ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन हम वीके अब्दुल अजीज़, हम वहाँ पर रोड पर बहुत पुलिस के साथ बहुत धक्का धुक्की चला, उसके बाद हम लोगों को समझाया गया और हम लोग साइड में खड़ा होकर के मैंने एसडीएम साहब के पास आए, उसके बाद हम लोग बात करने के बाद फिर वापस गया और वो चक्का जाम को हम लोग ख़त्म किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में ये दोनों बड़ी पार्टियाँ क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? आज अंडमान के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आज अंडमान के बच्चा दर दर भटक रहे हैं, और अंडमान के बच्चा आउटसोर्सिंग में आज काम कर रहे हैं। कई बच्चे 20 से 25 साल हो गए, 23 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई बच्चों का आज तक जो है रेगुलाइज करने का भी नहीं सोचा है, ना 1/3 करने का सोचा। मेरा इस मीडिया के माध्यम से मैं आज जो मैनिफेस्टो में डाला है, ये मैनिफेस्टो हमारा सबसे पहला इसमें जो लिखा है चुनाव घोषणा पत्र, और इसमें एक चीज़ ये लिखा है, ये चीज़ के ऊपर अंडमान के बच्चों को भी पता है, अजीज़ का वादा सदा और पक्का इरादा, ये जो है ये वर्ड जो है अजीज़ करके दिखाएगा। और मैं आपसे अपील करूँगा, हमारा लोगों से अपील करूँगा, आप सब मतदान करिए, किसी को भी करिए, मतदान करिए, ताकि आपका मतदान आपका ताकत है। अंडमान निकोबार आइलैंड करके नहीं, पूरा ऑल इंडिया के अंदर में अपना मतदान जो है सबको ही करना है। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आज जितने भी हमारे लोग यहाँ पर हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाला 19 तारीख को आप लोग सोच समझ कर अच्छा कैंडिडेट को चुनिए, ताकि अंडमान का भला हो सके, ताकि आपका जो भला नहीं हुआ आज तक, उस तरह आप लोगों का बच्चों का भला ना हो, इसके लिए आप लोग सही नेता को चुनें। सर, जैसे जब मैं जनता से भी बात कर रहा था, एक बहुत जो मुख्य मैं समस्या बोलूं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, और बजट एलोकेशन को लेकर हमेशा एलजी और सांसद के बीच एक घमासान रहती है। कहा यह जाता है कि अगर विपक्षी सरकार का सांसद है अंडमान में, एलजी केंद्र सरकार के नेतृत्व से बनाया हुआ एलजी है। बजट एलोकेशन की इस कदर बुरी हालत है कि आज यहाँ पे आप स्वास्थ्य क्षेत्र ले लीजिए, रोडवेज ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, इन सब की क्षेत्र चरमरा चुकी है, यानी बर्बाद हो चुकी है। जैसे अभी भी हमसे ये मंडल जी जब बात कर रहे थे तो इन्होंने भी बताया कि रोडवेज की हालत बहुत खस्ता है दिगलीपुर की साइड खास तौर पर। तो अगर सांसद बनते हैं तो ये बजट एलोकेशन का भी मुद्दा आएगा, तो क्या तब भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिर एलजी पे वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी जो अभी भी सारी सरकारें कर रही हैं, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है? बात यही आ जाती है। सर, अच्छा सवाल आपने किया। इस सवाल का मैं जवाब देने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज जो मोदी सरकार जो दिल्ली में बैठे हैं, हम लोगों को अच्छा खासा फंड देता है अंडमान में। पहले 5,000 दिया करता था, अभी बढ़ा करके 6,300 करोड़ कर दिया। ये मोदी सरकार जो है फंड बेचता है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट होता है वो अंडमान निकोबार में ग्राउंड में आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बनता है उसका जिम्मेदारी बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टाई अप करके काम को कराना है। अगर हमारा अंडमान निकोबार का एमपी जो भी बनता है, आज तक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो घुल मिलना है, वो लोग अपना हिसाब से घुल मिल करके अपना हिसाब से एलोकेशन करके फंड को जो है डाइवर्ट करता है। इसी वजह से आज जो है मैं बिल्ली ग्राउंड, माया बंदर, किशोरी नगर, कालीगढ़, दिगलीपुर, बाराटांग और लोराजिक, ऐसा सब एरिया में मैंने अभी जो है विज़िट करके आए। लोगों का समस्या को सुन करके, मैं अभी से नहीं कई सालों से मैं जो है ये वर्क कर रहा है, सोशल वर्क। और आज मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से, कहीं समस्या हमारे अंडमान निकोबार में है। आप जैसा बताया, NH के रोड, मेडिकल डिपार्टमेंट, पीओडी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर में आज बहुत सारा समस्या है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आज तक अंडमान निकोबार आइलैंड छोटा सा इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन
आज यहाँ पर पानी का समस्या अगर कंटिन्यू 1 महीना अगर बारिश नहीं आया तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन बाद भी पानी देते। आप बताइए, अंडमान निकोबार आइलैंड में चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड में पानी क्यों नहीं मिल रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन देखेगा ये सब? आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, अंडमान निकोबार के अंदर में जो भी समस्या आ रहा है उस समस्या को रोकने के लिए आने वाला 19 तारीख को आप लोगों को फैसला करना होगा और आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ा ताकत है, वो ताकत को आप लोग दिखाना होगा, ताकि अंडमान निकोबार आइलैंड में बीजेपी और कांग्रेस यही चलता आ रहा है और उन लोगों को पता है कि हम लोग टिकट ला दे और हम जनता जो आँख में पट्टी बांध करके जाके दबाता है, ये उन लोगों का सोच है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार बच्चे लोग, बूढ़ा, बाप, माँ सब जाग चुके हैं कि इस बार किसको वोट देना है और कौन काम कर रहा है फील्ड में, उन्हीं को जो है वोट चुन करके भेजेंगे लोकसभा, ये मुझे उम्मीद है। अभी मैं आपके मैनिफेस्टो में भी देख रहा था, ये 8वां पॉइंट जो है, हर घर को 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। बिजली की समस्या पिछले 4 कार्यकाल जो सांसदों के रहे हैं, सन 2003 से ही, जैसे 3 बार विष्णुपद राय थे, फिर अभी कुलदीप राय का चल रहा है, उनके में तो ये बिजली की समस्या कभी हल हुई ही नहीं ये चीज़। तो अब आपके लिए नहीं मुश्किल होगा कि, क्योंकि हर एक क्या नेता कहते हैं, जैसे आपका नाम ले लो, और भी जो नेता होते कहते हैं हम कार्यकाल में आ गए, हमें इसलिए करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पहले के बहुत सारे रायता फैला हुआ है, समेटने में अभी और समय लगेगा। अब आपने 100 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात कर दी, लेकिन ये बिजली की समस्या तो पता नहीं 2 दशकों से चल रही है। तो एकाएक सत्ता में आते ही ये बिजली की समस्या पहले हल होगी, फिर मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप ही को कहीं काउंटर अटैक ना कर दे आपका ये जो मैनिफेस्टो का मुद्दा है? आपको मैं एक बात बता दूं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली भी है, अंडमान भी है। जब दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे सकता है तो अंडमान गरीबों का इलाका है, गांव है, इन लोगों को 100 यूनिट क्यों फ्री नहीं दे सकता? इसके लिए हमें करना क्या है, पार्लियामेंट के अंदर में हमारे बात को रखना है और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत पिछड़े जात के हैं और जो है गांव से आते हैं और जो है किसी को नौकरी नहीं। आप उठा के देखेंगे यहाँ हमारे नॉर्थ तमिल चले जाए, मैक्सिमम लोग जो है खेती में काम करते हैं, किसी का सुपारी का बगीचा, किसी का नारियल का बगीचा, इसी में जो है ये लोग डिपेंड है। तो हम लोग क्यों ना 100 यूनिट फ्री दे सकते? आज अंडमान की जनता अगर एक हो जाए और हमें सपोर्ट करे और हम जो है पार्लियामेंट में जा कर के ये काम अगर नहीं करता है तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग आप लोग रखिए, 3 साल के अंदर में मैं रिज़ाइन करके घर में बैठूंगा अगर 100 यूनिट फ्री नहीं दिए तो। अपनी सरकार की डालेंगे, मैं खुद के सरकार में रिज़ाइन देकर मैं घर में बैठ जाऊँ, क्योंकि हम आप हमसे बोल रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री देने के बाद 100 यूनिट फ्री कैसा दिलाना है वो मुझे पता है और अपना तरीका से बात को पार्लियामेंट में रखेंगे और पार्लियामेंट अगर नहीं माना तो उसके बाद क्या करना है वो अजीज को पता है। अजीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछूंगा। कुलदीप राय जो इससे पहले अभी जो सांसद थे, इनकम्बेंटेड सांसद हैं इस समय, उनके कार्यकाल को आप किस कदर देखते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जो इलाके पिछड़े या फिर अलग दूर दराज के इलाके माने जाते हैं? आपने बोला था ना डेजर्टेड फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ के लिए खास तौर पर पोर्ट ब्लेयर जैसी मेन सिटी के खास तौर पर कैसे आप कुलदीप राय का ये पूरा कार्यकाल देखते हैं और अब आप जनता को किस कदर जागरूक कर रहे हैं इन सारी समस्याओं और इन सारे मुद्दों को लेकर? एक ये अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर। जैसे कि हमारा मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा गया है कि रेगुलाइज करने का, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर गरीब लोग हैं, खास करके 53 ईयर्स हम लोग अभी जब गए थे सुनने में आया कि 53 ईयर्स से उनका दादा यहाँ पर था, उनका बेटा हो गया, अभी उनका बेटा हो गया, बेटी का बेटी भी होगी, लेकिन आज तक उन लोगों को एक छत डालने का परमिशन नहीं है, पत्ती डाला हुआ है। मैं आपको पूछना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, मैं एडमिशन को एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जैसा आपका लास्ट सवाल है, मैं भी एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि जब हमारा फरारगंज से लेकर के जो चेक पोस्ट हमारा फरारगंज का, उससे लेकर के डिगलीपुर तक फॉरेस्ट का लैंड है, फुल लेफ्ट साइड फॉरेस्ट का लैंड है, लेफ्ट एंड राइट, उसमें जब हमारे जियो कंपनी का टावर लगाया जा सकता है फॉरेस्ट लैंड में और उनको बाकायदा पेपर दे करके, ताकि यहाँ पर डाइवर्शन भी नहीं हो, कन्वर्शन भी नहीं हो रहा है, लेकिन उन बड़े पार्टी के लिए हो रहा है, तो ये गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? मैं ये बात को छेड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर गौर करे, ताकि ये हमारा इलेक्शन है करके नहीं, हमारा मैनिफेस्टो में भी डाला गया है, जो
एंक्रोचमेंट करके बैठा है, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, जो करके बैठा है उन लोगों को पेपर बना के दिया जाए, ताकि हमारा अंडमान निकोबार के लोग हैं जो यहाँ पर रोड काट करके बनाए, रांची लोग, बंगालीस लोग जो यहाँ के सेटलर है, उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आपको मैं एग्जांपल भी दे दिया कि जियो टावर जब लगाया जा सकता है तो इन लोगों का पेपर क्यों नहीं हो सकता। आज कई जगह पर पानी का पाइपलाइन तक नहीं है, खुद कुआं खोद करके पानी पी रहे नाली में। हमने ऐसा जगह किया, कालापाड़, लोरा जी, ये सब जगह में पाइपलाइन है ही नहीं। तो इसीलिए मेरा ये आपका मीडिया के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट डालिए, मैं वोट नहीं मांग रहा है। आप लोग सोच समझकर अपना वोट का ताकत दिखाइए इस अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, और आपको लगता है कि आपका ये बंदा काम करेगा। 12 कैंडिडेट हमारे बीच में है, कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, आप लोग सोच समझकर वोट करिएगा। लेकिन आप लोग 100% आप लोग अंडमान निकोबार में 19 तारीख को वोट करिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल अजीज जी। और एक बात जो मैं भी वीडियो के एंड में ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र स्तर के चुनावों को किसी ना किसी तरीके से असर डाल सकते हैं, लेकिन शायद नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई, यहाँ तक कि जो 2 बड़ी पार्टियां कही जा रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाकर लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, जिसकी वजह से निर्दलीय उम्मीदवार, वो भी इस साल के अगर आने वाले चुनावों की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार खास तौर पर ये जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उसको चुनावों के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि चलिए इन्हें ना वोट दीजिए पर वोट जरूर दीजिए, लेकिन इन सारे चीजों को, इन सारी समस्याओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या चुनाव, ये जो चुनाव आ रहे हैं, इन आगामी चुनाव में जनता किस कदर वोट देगी और ये जो समस्या है क्या इन चुनावों के बाद इनका समाधान निकलेगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे कैमरा सहयोगी विजय के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज आप तक अंडमान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।